हेलो एवरीवन, क्लास 7th। तो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रेम्बल और मैं हूँ रोहित। और हम लोगों ने कल लास्ट टाइम जो भी डिस्कस किया तो प्रेम्बल के बारे में हम लोगों ने जो उसकी लीगल लैंग्वेज में जो पहला वर्डिंग आता है सॉवरेन स्टेट को डिस्कस किया। सॉवरेन के बाद सोशलिस्ट स्टेट डिस्कस किया। सोशलिस्ट स्टेट के बाद सेकुलर स्टेट हमने डिस्कस किया। तो आज का टर्न है पेज नंबर 69 और टॉपिक है डेमोक्रेटिक स्टेट। तो डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन अ डेमोक्रेसी द सॉवरेन पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट मेक्स डिसीजन एंड ड्रॉज अ पॉलिसीज इन कीपिंग विद द पीपल्स विशेस। तो लोग जो चाहेंगे वही गवर्नमेंट करेगी, वही गवर्नमेंट के डिसीजन होंगे, क्योंकि लोग ही चुनते हैं अपनी गवर्नमेंट को। और जो सॉवरेन पावर, जो सबसे ज्यादा पावर है, वो किसके पास है? लोगों के पास है। वो अपने गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक टाइमिंग के बाद। 5 साल जैसे आपने किसी को चुन लिया और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, पूरी पब्लिक की बात हो रही है, तो लेकिन लोग भी क्या यूनाइटेड नहीं है, लोग भी बटे हुए हैं। कभी कभी किसी भी पार्टी को पूरा मैंडेट नहीं मिलता है। मैंडेट का मतलब क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वोट नहीं मिलता। लेकिन अगर सारे लोगों की मर्जी हो तो वो गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं। यानी जो फाइनल जो पावर है वो इट इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। Government has to take important financial, social and other decisions to promote common welfare. All the people are not able to come together and take such decisions. इसलिए वो अपने लोगों को चुनते हैं और वो लोग वहाँ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे, और इंस्टीट्यूशन से बैठते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, और जो भी दे टेक डिसीजंस फॉर द इंटायर पॉपुलेशन एज पर द प्रोसीजर लेट डाउन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो हमारा चुनना है अपने लीडर्स को, उनको भेजना है, ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। ये इसको मतलब यानी जो मेन पावर है वो इट इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल बिकॉज दे सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। सो दैट्स व्हाई इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो डेमोक्रेटिक का सीधा मतलब क्या हो गया कि वो देश जहां पे लोगों के पास ये अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, जो स्टेट असेंबली में जाएंगे या फिर जो कहाँ जाएंगे, सेंट्रल असेंबली में जाएंगे और हमारी नुमाइंदगी करेंगे, हमारी बात को वहां पे रखेंगे। वो इसका मतलब हम डेमोक्रेटिक स्टेट हैं। अगला वर्डिंग है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या है? Along with being a democracy, we are republic. All public positions in republic are elected by the people. No public position is occupied on the basis of hereditary succession. रिपब्लिक, अब देखिए रिपब्लिक में क्या है, पब्लिक लगा है, ठीक है। रिपब्लिक यानी कोई हेरिडेटरी नहीं चल रहा है कि भाई राजा का लड़का राजा बनेगा, कि उनके राजा साहब थे वो किंग का प्रिंस किंग बनेगा। हमारे देश में कोई राजशाही नहीं है, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र गया, अब ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में रिपब्लिक यानी गणतंत्र है। गणतंत्र माने कि पूरा एक सिस्टम है, लोग चुने जाते हैं और लोग उनको चुन के भेजते हैं और वो हमारा काम करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट हो गए, पीएम हो गए, गवर्नर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, मेयर हो गए, सरपंच हो गए, ये सब पब्लिक पोजीशंस हैं। किसी की फैमिली नहीं है, मतलब फैमिली बिजनेस नहीं है किसी का। Any Indian citizen fulfilling the prescribed age criteria can get himself or selected any of these positions. In a monarchy, these position, monarchy क्या है? monarchy का मतलब राजतंत्र। राजा का लड़का राजा बनेगा, है ना। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही बनेगा जरूरी नहीं है, हो सकता है डॉक्टर का लड़का इंजीनियर बन जाए या साइंटिस्ट बन जाए। तो किसी का कोई फैमिली बिजनेस नहीं, जिसमें जो काबिलियत होगी वो बनेगा और लोग उनको चुन के भेजेंगे कि भाई आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो रिपब्लिक का ये सीधा मतलब आ रहा है कि यहाँ पे कोई राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, और देश पब्लिक के बेस पे चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलेगा। In a monarchy, these positions may be occupied by members of single family following the principle of heredity. The preamble has guaranteed the Indian citizens the 3 values of justice, liberty, equality. It has enjoined upon the Indian citizens to practice these values and make laws in keeping with these values. Let us understand these values. But before this, let me tell you कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में कुछ पॉइंट्स आपको कॉमन दिख रहे होंगे। ये सर आप तो सेम बात बता रहे, रिप्रेजेंटेटिव्स और डेमोक्रेसी। तो
डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। रिपब्लिक डे मनाते हैं हम लोग, एक इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी, क्योंकि डेमोक्रेसी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन लागू हुआ था। तो रिपब्लिक का सीधा मतलब है पीपल्स रूल। डेमोक्रेसी है, लोग चुन के भेजेंगे, तो दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं। और राजतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है, मीन्स देयर इज नो प्लेस, नो स्पेस फॉर एनी काइंड ऑफ मोनार्की। तो मोनार्की के लिए कोई जगह नहीं है, डिक्टेटरशिप के लिए कोई जगह नहीं है कि एक आदमी का डंडा चलेगा, यानी प्रजातंत्र है, यानी गणतंत्र है। तो ये है प्रजातंत्र, ये है गणतंत्र। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है जस्टिस। जस्टिस में यहाँ पे 3 तरह का जस्टिस यहाँ पे बताया गया है, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस। अब जस्टिस का क्या मतलब है? जस्टिस का मतलब है न्याय। एंड समवन सेड जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, यानी जस्टिस जितना देर होगा उतना लोग इसको नकार देंगे। तो जस्टिस का मतलब है न्याय। जस्टिस implies removal of injustice and ensuring that everybody has the opportunity for progress. Establishing justice is adopting such policies that will promote public good. 3 types of justice are talked of in the preamble. These are as follows. अब जस्टिस में एक सनी देओल का डायलॉग याद आता है मुझे। सनी देओल का मैं आपको सुनाता हूँ, सुनाई देता हूँ, चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। डायलॉग ये था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख मिलती रहे मिलाट, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। तो ये सनी देओल का बहुत फेमस डायलॉग है। तो एक तरह का कमेंट था ये सोशल जस्टिस के ऊपर कि हमारे जो देश के कोर्ट है उनमें बहुत टाइम लगता है, एक आम आदमी को जस्टिस मिलने में सालों लग जाते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट सुधार किए हैं, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं किसी बड़े क्राइम के लिए जल्दी से उसको जस्टिस देने के लिए। लेकिन ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने क्राइम नहीं भी किया वो भी जेलों में सड़ रहे हैं। तो इंडिया का जस्टिस थोड़ा स्लो है और कई बार बेगुनाह लोगों को भी सजा हो जाती है, क्योंकि कई सारे लूप होल्स है। इसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। तो सोशल जस्टिस क्या है? There should be no discrimination among individuals on the basis of caste, creed, race, language and reason, place of birth or sex. मान ली किसी की जाति क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी की क्या है प्रजाति क्या उससे फर्क नहीं, रेस क्या है वही प्रजाति, क्रीड मतलब किस तरह से वो किस सोशल ग्रुप से आता है, लैंग्वेज क्या बोलता है, उसका रीजन क्या है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, या वो मेल है फीमेल, इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। सारे इंडियन कानून की नजर में सेम है। इसी कानून का जो स्टैचू है द गॉडेस ऑफ लॉ, उसकी आंखों के ऊपर ब्लैक कलर का रिबन बना हुआ है, तो इसका मतलब यही है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। उसका मीनिंग, उल्टा मीनिंग ये भी है कि कानून अंधा होता है, लेकिन पॉजिटिव मीनिंग ये है कि वो ये नहीं देखता कि कौन गरीब है मेरे, वो सबके लिए सेम है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। तो क्या हो गया कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी तरह का भेदभाव होगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव किसी की जाति पे, किसी के पंथ पे, किसी की प्रजाति पे, किसी की भाषा पे, किसी के क्षेत्र पे, या किसी के जन्मभूमि के, या उसके सेक्स के हिसाब से, फीमेल है कि फीमेल, इन सब बातों का फर्क नहीं पड़ता। कोई अडानी है, कोई अंबानी है, कोई रिक्शा पुलर है, कोई लेबर है, कोई फैक्ट्री वर्कर है, दे ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। पेपर पे तो यही है, ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में तो चीजें सेम टू सेम नहीं है। आगे देखते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। Poverty leads to the evils of hunger, hunger deaths or malnutrition. If poverty is to be eradicated, everyone should have the right to source of livelihood so as to take care of oneself and one's family. Our Constitution has given the right to every citizen without any discrimination. माने इकोनॉमिक जस्टिस की पॉवर्टी को खत्म करो, हंगर से लड़ाई करो, हंगर को रोको, malnutrition कुपोषण से लड़ो। तो लड़ रहे हैं हम लोग, इकोनॉमिक जस्टिस कर रहे हैं, सदियों से कर रहे हैं, 1947 से कर रहे हैं, गरीबी खत्म करें। लेकिन गरीबी कैसे खत्म होगी? पॉपुलेशन बढ़ाते चले जाओगे, रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट को पहले पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए, जो पॉपुलेशन का विस्फोट रहा है ना, हम 2 हमारे 20 सब्सिडी लेंगे खूब, 2 बच्चे वाला इनकम टैक्स देता है,
और 20 वाले सब्सिडी लेते हैं। अरे तो ऐसे तो देश नहीं चलेगा। अगर आबादी बढ़ती रहेगी, चाहे वो किसी भी धर्म जाति पंथ के हो, तो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, खत्म हो जाएगी दुनिया। इसलिए आबादी को भी कंट्रोल करना चाहिए। तो जब आबादी कंट्रोल होगी तभी पॉवर्टी पे लगा होगी। आपके घर में कोई चीज है और किसी के घर में चलो मिठाई का डिब्बा है 1 किलो का, अब 2 ही बच्चे हैं, आराम से मिल बैठ के खा सकते हैं, 3-4 दिन खाएंगे। और उसके घर में वहाँ पे क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, तो 1 किलो मिठाई में क्या मिलेगा? सबको एक एक पीस मिलेगा, छोटा छोटा, एक पीस का भी उसका भी पार्ट लेगा और वो खत्म हो जाएगा आधे घंटे में, कहीं को मिलेगा भी नहीं। तो आबादी कंट्रोल होगी तो पॉवर्टी आई थिंक कंट्रोल हो जाएगी। फिर पॉलिटिकल जस्टिस, वी हैव अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टू एनेबल इक्वल पार्टिसिपेशन इन द रनिंग ऑफ द कंट्री of their country. Accordingly, all citizens completing 18 years of age have the right to vote in election. तो सारे भारत के नागरिक जिनकी 18 साल से ऊपर की एज है वो वोट दे सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यही मतलब है सार्वभौमिक वोट का अधिकार, एक तरह से मताधिकार। तो सबको मिलेगा, फ्रेंचाइज यानी यूनिवर्सल, सबको मिलेगा, चाहे वो फेल हो चाहे फीमेल हो, सबको वोट करने का अधिकार है 18 ईयर्स के ऊपर। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने 3 तरह के जस्टिस डिस्कस किए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस के 3 पार्ट थे, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक स्टेट को समझा। होमवर्क क्या होना चाहिए? होमवर्क होना चाहिए आपका आज का, मुझे लगता है कि आप आज जस्टिस के ऊपर ही कुछ लिखो। मुझे भारत की न्याय प्रणाली के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखो। अब इसका कैसे बनेगा? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। भारत की न्याय प्रणाली के बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत की न्याय जो प्रणाली, जो जुडिशरी सिस्टम है, कैसा है? न्याय मंदिर होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सबको जस्टिस मिलता है कि नहीं? अब अपने थॉट्स लिखिए, थोड़ा सा गूगल कीजिए, थोड़ा सा अपना लिखिए और मुझे बताइए कि भारत के न्याय का जो सिस्टम है, जो उसका एक पूरा प्रणाली है, भारत की न्याय प्रणाली से आप क्या समझते हैं और इसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, या व्हाट डू यू मीन बाय, या व्हाट इज इंडियन जुडिशियल सिस्टम? क्या आप भारत की न्याय प्रणाली को कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी इंडियन जुडिशियल सिस्टम? तो राइट योर ओन व्यूज। ओके, सो ये आपका होमवर्क है, बहुत छोटा सा। हेल्प लीजिए पेरेंट्स की, वो आपको बताएंगे भारत की न्याय प्रणाली, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका पाला पड़ता है, वकीलों से, एडवोकेट से, कोर्ट से। थोड़ा पापा से पूछिए, थोड़ा माँ से पूछिए, ठीक है? तो आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। मुझे बुक वाला नहीं चाहिए, मुझे बुकिश वाला नॉलेज नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि सोसाइटी में जो भी एक माइंडसेट है कि भारत की न्याय प्रणाली को लोग कैसे देखते हैं। जैसे सनी देओल का जैसे था, तारीख पे तारीख मिलती है, न्याय नहीं मिलता। तो आपको क्या लगता है? पेरेंट्स से बात करके भारत की न्याय प्रणाली के ऊपर एक कमेंट कीजिए। हाउ डू यू सी इंडियन जुडिशियल सिस्टम? राइट answer of this question in your own wordings with the help of your parents. Okay, so thank you so much. Have a nice day. Till then, bye.